Good morning, students. Myself Manoj Chotia from रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। हम पढ़ रहे थे श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि को चार भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? ग्लाइकोलाइसिस, एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण, क्रेब्स चक्कर और ईटीएस अर्थात इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ईटीएस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इनमें से हम ग्लाइकोलाइसिस, एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण, क्रेब्स चक्कर पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ईटीएस अर्थात इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। देखिए थोड़ा सा ये कठिन है, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, सबसे पहले तो देखिए मैंने ये एक डायग्राम बनाया है। तो ये डायग्राम क्या है? ये तो अपनी क्या है? इनर साइड है, आंतरिक सतह किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतः झिल्ली है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। तो उसकी जो आंतरिक झिल्ली है, उस आंतरिक झिल्ली के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ये क्या हो गई? आंतरिक झिल्ली। और ये अंतः क्रिस्टलीय स्थल, अगर हम देखें, ये देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, इस प्रकार से ये अंतः झिल्ली है। ठीक है, ये अंतः झिल्ली के अंदर ये क्या करती है? अंगुलीनुमा उभार लिए हुए रहती है। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के अंदर पढ़ा था। और इसको कहते हैं क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर ये इस प्रकार से ये वाला ऑक्सीसोम या F1 कण पाया जाता है। ठीक है, तो ये कहां है? यहां। तो ये होगी अपनी आंतरिक झिल्ली। और इसके अंदर वाला जो ये पार्ट है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये वाला, ये क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंतर्गत क्या होता है? 5 प्रकार के संकुल पाए जाते हैं। ये अपने को याद रखना है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंदर 5 प्रकार के संकुल पाए जाते हैं। इनका मैंने नाम भी अलग से लिख दिया है। संकुल प्रथम FMN यानी फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, FES फेरस सल्फर। संकुल सेकंड फेरस सल्फर। संकुल थर्ड साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1। संकुल 4 साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। संकुल 5 एटीपी सिंथेटेज। ये एटीपी सिंथेटेज, ये 5 प्रकार के संकुल है। अब देखिए सबसे पहले ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पे संकुल फर्स्ट। तो हम जो बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि एक NaDH2 का अणु जब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उससे 3 एटीपी प्राप्त होते हैं। एक FADH2 का अणु जब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश करता है तो उससे 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या है? NaDH2 एवं FADH2 के ऑक्सीकरण के बाद में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वो ऊर्जा की प्राप्ति जिस माध्यम से होती है वो उपापचयी क्रियाएं होती है, और इन्हीं को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो इस अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कई मध्यस्थ वाहकों के द्वारा O2 से जुड़कर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के कारण, जैसा कि अपन ने प्रकाश संश्लेषण वाले प्रकाशिक और अप्रकाशिक फास्फोरिलीकरण के अंतर्गत देखा था कि जैसे ही प्रकाश ऊर्जा एक मध्यस्थ से दूसरे मध्यस्थ तक पहुंचती है और उसी दौरान बीच में क्या हो जाता है? उस ऊर्जा के प्रभाव के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये FMN और यहाँ लिखा हुआ है NaDH2। NaDH2 से क्या बना? NAD, और ये हाइड्रोजन चले गए बाहर की तरफ अंतः क्रिस्टलीय स्थल में, और इलेक्ट्रॉन चले गए UB क्यूनोन या UQ पूल के पास। और इसी प्रकार जो FADH2 है, यहां से भी क्या होगा? ये सेकंड अपना संकुल है, मैंने नाम लिखा हुआ है FADH2 से FAD, और ये हाइड्रोजन चले जाएंगे बाहर। इसी प्रकार थर्ड संकुल साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 इसका निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन चले गए साइटोक्रोम C पे। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन A और A3 के ऊपर, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन का निर्माण कर लेंगे। और इधर इन इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के फलस्वरूप इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो एडीपी से जुड़कर क्या करेगी? एटीपी का निर्माण कर लेगी। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। होता क्या है देखिए,
क्रेब्स चक्कर के माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में बनने वाला NADH2 का NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा NAD में ऑक्सीकरण हो जाता है। वह इस क्रिया में मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाने वाले NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज संकुल फर्स्ट के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसमें फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन भी पाया जाता है। सक्सिनेट यूबिक्विनोन ऑक्सीडेटिव द्वारा ऑक्सीकृत होने वाले सक्सिनिक अम्ल से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन जो FADH2 द्वारा ग्रहण किए जाते हैं को भी ग्रहण कर लिया जाता है। संकुल थर्ड में क्या होता है? पूर्णतः अपचयित यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण साइटोक्रोम B व C1 और संकुल थर्ड द्वारा C को कर देता है। यह साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह से संबंधित गतिशील प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन को संकुल थर्ड से संकुल 4 में स्थानांतरित कर देते हैं। संकुल 4 में साइटोक्रोम A व A3 तथा 2 कॉपर केंद्र पाए जाते हैं और संकुल 5 में ATP सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है और इस ATP सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP जो है ADP जो है वो इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्रिया करके ATP का निर्माण करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि NADH2 से 3 ATP व FADH2 से 2 ATP का निर्माण होता है। ऑक्सीजन इस क्रिया में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करता है और जल का निर्माण करता है। ADP का फॉस्फोरीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण इस प्रक्रिया को ऑक्सीकीय फॉस्फोरीकरण भी कहते हैं। समझ में आ गई होगी आपके बात? क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है? जल का निर्माण हो रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है? ATP का निर्माण हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ADP से ATP का निर्माण क्या कहलाता है? फास्फोरिलीकरण कहलाता है। और यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ATP का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण भी कहते हैं। उसके बाद में अपना है ATP संश्लेषण का रसायन परासरणी सिद्धांत। ATP संश्लेषण का रसायन परासरणी सिद्धांत क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस डायग्राम को मैं मिटा नहीं रहा हूं ताकि आपके ये दूसरा जो सिद्धांत अपना टॉपिक है ATP संश्लेषण का रसायन परासरणी सिद्धांत। ATP संश्लेषण का रसायन परासरणी सिद्धांत जो है वो दिया था किसने? पीटर मिचेल ने। पीटर मिचेल ने क्या कहा कि जैसे ही ये हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये आंतरिक झिल्ली है और आंतरिक झिल्ली के अंदर वाला भाग ये क्या है? मैट्रिक्स है। और इस आंतरिक झिल्ली से हाइड्रोजन आयन NADH2 से पृथक होते हैं या FADH2 से पृथक होते हैं और ये हाइड्रोजन आयन जब यूबिक्विनोन पूल से होते हुए झिल्ली की दूसरी सतह पर जाते हैं तो हाइड्रोजन क्या बोल रहे हैं हम? हाइड्रोजन आयन जाते हैं, यानी धनात्मक आयन जा रहे हैं। और धनात्मक आयन जाने के कारण क्या होता है? एक आंतरिक झिल्ली जो है उसके दोनों ओर रसायन परासरणी सांद्रता में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। और रसायन परासरणी सांद्रता में अंतर आने के कारण एक विद्युत रासायनिक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत प्रोटॉन प्रवणता के 2 प्रमुख घटक होते हैं। एक तो क्या है? झिल्ली के आर पार हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अथवा पीएच में अंतर होना और झिल्ली के आर पार विद्युत विभव में अंतर होना। और इस विद्युत विभव में अंतर होने के कारण ATP सिंथेटेज जो है वो क्रिया करेगा। और मिचेल के अनुसार क्या होता है? प्रोटॉन मेटिव बल लगता है और इस प्रोटॉन मेटिव बल के कारण ATP का निर्माण होता है। इस क्रिया की खोज के लिए पीटर मिचेल को 1978 में रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं। ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण का केमी ऑस्मेटिक सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण का केमी ऑस्मेटिक सिद्धांत क्या है? पीटर मिचेल ने दिया था। और दूसरी बात आप लोग जानते हो ATP क्या है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। ठीक है, ATP को क्या कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, करेंसी ऑफ द सेल। तो एक ATP के विघटन से जब एक ATP विघटित होती है किसमें? ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट में, तो उसे 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। छोटे नंबर का प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक ATP के विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा। और इसे ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण या प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण
के द्वारा समझाया जा सकता है। प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है तो प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण। ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण का ये क्या है, कीमोओस्मोटिक सिद्धांत। और यह कीमोओस्मोटिक सिद्धांत किसने दिया, पीटर मिचेल ने। पीटर मिचेल ने क्या बताया कि प्रकाश और ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी संश्लेषण होता है। और एटीपी संश्लेषण किस कारण से होता है, तो आप लोगों को बताया कि NADH2 FADH2 का विघटन होता है। हाइड्रोजन आयन झिल्ली के उस दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो झिल्ली के आर पार जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसमें क्या आता है, अंतर आ जाता है, या यूं कहते हैं पीएच में अंतर आ जाता है, या झिल्ली के आर पार विद्युत विभव में अंतर आ जाता है। उस विद्युत विभव के प्रभाव के कारण एडीपी जो है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्रिया करके एटीपी का निर्माण कर लेती है। इस अभिक्रिया में 5 संकुल भाग लेते हैं, संकुल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और केमिओस्मोटिक सिद्धांत जो है आज यहाँ पूरा होता है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे किण्वन, श्वसन में किण्वन में अंतर और श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।